नहीं रहा क्या? अच्छा रिकॉर्डिंग। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? इन्वेस्टमेंट पे बेसिकली डिपेंड करेगा। देखो मैं एक बार आपको थोड़ा सा फिनोमिना बता देती हूँ। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था y लिया था हमने, फिर हमने क्या लिया था बेटा? c लिया था, और हम यहाँ पे क्या लिया था? हमने i लिया था, और हमने दोनों को प्लस कर दिया था, तो हमारे पास ये क्या बन गया था बेटा? ad बन गया था। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा? ये तो पहले की प्रोसेस थी जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे जब आपको थ्रू द डायग्राम भी करके दिखाया था मैंने, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। आपने देखा था जीरो लेवल ऑफ इनकम, फिर आप इसको कितने कितने से बढ़ाते जाएंगे? 20 से आप इसको इंक्रीज करते जाना, और कंजप्शन में आप एक बार शुरू में 30 लेना, और उसके बाद आप इसको 10 से क्या करते जाना? इंक्रीज करते जाना। जीरो के बाद कितना हो जाएगा? 20, 20 के बाद 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, और इस तरीके से 120। और ये कितने लोग हैं बेटा? 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20। ठीक है बेटा। और आई आपका हमने क्या माना था बेटा? कांस्टेंट माना था, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 20, 20, 20, 20। ऑल लेवल पे क्या था बेटा? 20 था। ठीक है, अब हमने इसको दोनों को जोड़ दिया था, तो हमारा ये एडी बन गया था। ठीक है, तो देखो ये कितना बन जाएगा? 50, फिर कितना बनेगा? 60, फिर कितना बनेगा? 70, फिर कितना बनेगा? 80, फिर कितना बनेगा? 90, फिर कितना बनेगा? 100, फिर कितना बनेगा? 110, फिर कितना बनेगा? 120। ठीक है, तो आपने देखा था ये हमारा AD है, और Y इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं? AS बोलते हैं। तो AD और AS कहाँ पर इक्वल थे हमारे? तो इस 100 पॉइंट पे क्या थे हमारे? ये इक्वल थे। ठीक है, इस पे देखो, तो ये तो क्या है आपका? AS, और ये क्या है आपका? AD। तो AD इज इक्वल टू AS इस पॉइंट पे था, तो आपने इसको ड्रॉ किया था डायग्राम के थ्रू। ये आपका एक्स एक्सिस था, ओरिजिन था, यहाँ पे आपने वाई या वी कैन से दैट की जीडीपी या आउटपुट, इसको क्या कर रखा था? हमने शो कर रखा था। और इधर आपने क्या लिखा था बेटा? आपने सी लिखा था, और आई लिखा था, और हम कह सकते हैं आपने एडी लिखा था। ठीक है, अब इनको ड्रॉ कर दो। आपने ड्रॉ कैसे किया था? वाई वाला तो कैसे रहेगा? ये रहेगा आपके 45 डिग्री लाइन, y इज इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? एस लिख दोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 45 डिग्री लाइन। अब कौन सा था आपका? CN की कंजप्शन वाला। तो कंजप्शन वाला आपने देखो जीरो से तो स्टार्ट ही हो नहीं सकता। कहाँ से शुरू होगा इनकी? जब आपकी जीरो लेवल ऑफ इनकम है, ये तो ये इनकम का है, ये जीरो लेवल ऑफ इनकम यहाँ है, तो भी आपका कंजप्शन कुछ ना कुछ है इनकी। मान लो यहाँ से 30 मान लिया, जैसे कि मान लो यहाँ से 10 मान लो, यहाँ से 20 मान लो, यहाँ से 30 मान लो, ऐसे। तो ये 30 से फिर क्या होता जा रहा है? 10 से इनकी बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर दोगे बेटा? बढ़ा दोगे, और ये आपका क्या आ जाएगा? ओनली सी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ड्रॉ किया था अकेले सी वाला। आई वाला क्योंकि यहाँ पे मैंने 30 माना है, तो यहाँ पे 20 है, तो ये आपका क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट वाला। ये किसका है? सी वाला। ठीक है, एक तो ये था। फिर देखो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, क्योंकि हमें तो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट करना है। फॉर दैट पर्पज हमें तो क्या चाहिए बेटा? एडी चाहिए। एडी के लिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया था? कंबाइन कर दिया था। अकेले सी से डिराइव करोगे तो ये सी फंक्शन कहलाता है ना, आई के कंपैरेटिवली, तो ये क्या कहलाता है? आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहलाता है। ये आपने देखा होगा। इन सब की जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ होती है बेटा? इनकम के साथ होती है। जैसे कंजप्शन फंक्शन का रिलेशन किसके साथ है? चेंज इन इनकम का और चेंज इन कंजप्शन का। इनकी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपका कंजप्शन लेवल भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। जब भी आपकी जितने रेट से इंक्रीज होती है उतने से यदि आपका कंजप्शन लैग बिहाइंड करे, लैग बिहाइंड का मतलब जितनी रेट का कंजप्शन आपकी इनकम के कंपैरेटिवली कम रह जाए, देन आप वहां से क्या करना शुरू कर देते हो? सेविंग करना स्टार्ट कर देते हो, जो कि आपका सेविंग फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और ऐसे आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग है। तो
का या कह लो कि इनकम के साथ जो सी है इनकी कंजप्शन है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकी। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजप्शन लेवल क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका रिलेशन एग्जैक्टली क्या था, पैरेलल। इसको क्या माना गया, मैम इक्विवेलेंट माना गया, आइडेंटिकल माना गया है, क्योंकि अंटायर जो भी आपकी क्या होती है इनकम होती है वो किसमें मैम इनकी सप्लाई करेंगे तो इनकम जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा, इसीलिए y इज इक्वल टू क्या माना गया है, as माना गया है। ठीक है, और ये क्या है, इसके आइडेंटिकल है कि जितने से आपकी इनकम बढ़ेगी उतने से आपकी क्या बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, मैम कर दिया था मैम हाँ बेटा, मैम पेज नंबर क्या है? क्या कह रहे हो बेटा, पेज नंबर कौन सा? 118 पेज नंबर बेटा मैं कहाँ हूँ, 221 पे है। मैम 218। ठीक है, पता चल गया 221 पे। ओके मैम। अब देखो बेटा आपको क्या चाहिए, एएस के साथ एडी चाहिए, तो एडी वाला 50, जब आपकी जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो आपका एडी कितना है बेटा, 50 है। तो यानी कि यहाँ से 30 शुरू हो रहा है तो यहाँ से 40 मान लो, यहाँ से 50 मान लो, और ये 50 60 70 की 10 10 की, तो किसके पैरेलल आ जाएगा बेटा, इसी के पैरेलल आ जाएगा, क्योंकि ये भी 10 10 से इंक्रीज हो रहा था। तो ये आपका एएस है और ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, एडी बन जाएगा, और ये जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, और इधर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी 100 आ जाएगा और ये यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। चलेगी बेटा ध्यान से। तो इस तरीके से आपने देख लिया था, ये हमारा शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जैसे हमने फाइंड आउट किया था थ्रू द एएस एंड एडी अप्रोच से किया था। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या शिफ्ट किया जा सकता है। शिफ्ट का मतलब होता है बेटा आइदर इंक्रीज और आइदर डिक्रीज, यानी कि हमारा जो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है, या वी कैन से दैट की जो लेवल ऑफ आउटपुट है, क्या उसको हम कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी किसके ऊपर करेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। आप ही बताओ बेटा, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है उससे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो जो बहुत सारे, देखो जनरल है ये, बुक में नहीं लिखा है, इसको समझने की कोशिश करो। देखो लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ जाता है, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, इनकी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा हो जाएंगी, क्या करने से बेटा, इन्वेस्टमेंट करने से। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो ध्यान में होगा कि हमारा एक इनकम ग्रुप ऐसा है जो बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन सरवाइव कर रहे हैं, तो जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बढ़ेंगी उसकी डिमांड के कंपेरेटिवली, आप ऐसा सोच लो, तो वो क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, और सस्ती होने की वजह से जो लोग पहले महंगे रेट पे उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो क्या करने लग जाएंगे, अफोर्ड करने लग जाएंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, अब बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले तो वो डिमांड क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज उनके लिए क्या थी, महंगी थी। ऐसा सोचो आप एक बार के लिए, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टमेंट ज्यादा की, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने से गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हुआ तो जो लोग, अब देखो जब डिमांड उतनी रहती है और सप्लाई बढ़ जाती है तो आप प्राइस पे आओ, प्राइस क्या हो जाता है, नॉर्मली देखा जाए तो कम हो जाता है। तो प्राइस कम होने से जिन लोगों का पहले इनकम लेवल स्मॉल था, या जो पहले उन पर हायर रेट में परचेज नहीं कर पा रहे थे, सस्ती होने की वजह से वो भी परचेज करने लग जाएंगे। या आप कंज्यूमर बिहेवियर को आप खुद ही सोचो, जब कम प्राइस होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, ज्यादा गुड्स परचेज करते हैं, सिंपल सी बात है। तो जितने से सप्लाई बढ़ी उतने से क्या बढ़ जाएगी बेटा, डिमांड बढ़ जाएगी। अगेन एडी एंड एएस क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यानी कि मान लो, दूसरा पहलू सोचो कि किसी ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि पहले कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उस पर प्रोडक्शन किया जा रहा था, अब उसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो जो भी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन किया जा रहा था
उसको बंद कर देंगे तो जितनी यूनिट्स वो प्रोडक्शन प्लांट प्रोड्यूस कर रहा था उतने से प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब डिमांड ज्यादा है फॉर एग्जांपल और सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, गुड्स क्या हो जाएंगी, महंगी। तो अगेन हमारा जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो क्या कहता है कि हायर रेट पे हम क्या करेंगे, कम चीजों को परचेज करेंगे। अब कम चीजों को परचेज करेंगे तो अगेन हमारी जो एग्रीगेट डिमांड थी जो कि हायर पे थी वो कट करके कहाँ पे आ जाएगी, स्मॉल लेवल पे आ जाएगी, वी कैन से डिक्रीज हो जाएगी और वो किसके पैरेलल आ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई के पैरेलल, इक्वल आ जाएगी, सॉरी पैरेलल नहीं इक्वल आ जाएगी। और अगेन एडी एंड एएस दोबारा से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और फिर से हम इक्विलिब्रियम को क्या कर लेंगे, रिस्टोर कर लेंगे। तो ये तो थे जनरल फिनोमेना। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ और डायग्राम के थ्रू आपको इधर ही बता देती हूँ। ये हमारा इन्वेस्टमेंट था और इसी के अंदर हम क्या कर दें बेटा, चेंज इन आई कर दें। चेंज का मतलब इनकी इन्वेस्टमेंट को क्या या तो हम बढ़ा दें या हम घटा दें। एक बार के लिए आप इसके अंदर प्लस कर दो, प्लस यानी कि आपने 10 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी तो ये तो ऑल लेवल पे क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है, ठीक है, बढ़ा दी। बढ़ने से ये सारी चीजें आपकी, ये तो सी प्लस आई और इसमें प्लस क्या कर दो, चेंज इन आई कर दो। ये तो है तो एडी का ही कंपोनेंट ना, आई तो किसका कंपोनेंट है, एडी का ही कंपोनेंट है। तो चेंज इन आई इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगेन ये सारे किससे बढ़ जाएंगे, 10 से इंक्रीज हो जाएंगे। 50, 60, 70, 80, 90, ये 100 और यहाँ पे कितना बन जाएगा 110 और यहाँ पे कितना बन जाएगा 120, यहाँ पे कितना बन जाएगा 130। ठीक है, तो अगेन देखो बेटा 120 और ये 120 फिर से आ रहा है ना हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट करने से। तो ये देखो फिर से क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने 10 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई यानी कि एएस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एएस बढ़ेगा तो मैंने आपको बताया था प्राइसेस नॉर्मली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कंजप्शन कैपेसिटी लोगों की बढ़ जाएगी तो एडी भी क्या हो जाएगा, उसके बराबर आ जाएगा। और अगेन आपका जो एडी और एएस है, सॉरी ये मैंने गलती से एएस लिख दिया था, एडी था ये, तो ये भी अब क्या है एडी। अगेन देखो बेटा एडी और एएस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और हमारा इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा, अब देखो इसमें थोड़ा सा और इंक्रीज कर दो, ये 50 से शुरू हो रहा था अब ये 60 से होगा, है ना, अब ये 60 से होगा, इसको बढ़ाते चलो और ये थोड़ा सा पॉइंट ये यहाँ पे था अब वाला यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरीके से ये मार्जिन भी देखो ये 100 पे था, इस बार वाला कितने पे है 120 पे है, तो ये इधर भी देखो बेटा 120 पे चला जाएगा इधर और इधर भी कितने पे आ जाएगा 120 पे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगेन ये E1 से नाम दे देंगे क्योंकि ये शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। समझ आया बेटा यहाँ तक सबको, चेंज इन इन्वेस्टमेंट समझ आ गया बेटा कि भाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से हम हमारे इक्विलिब्रियम लेवल में क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं। हम गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यदि हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, एडिशनल का मतलब होता है और ज्यादा बढ़ा करके जो हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, और डिस इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो कम पड़ जाएगी, और सप्लाई कम पड़ेगी तो वो डिमांड के कंपैरेटिवली तो वो महंगी हो जाएगी, महंगी होगी तो लोग उसकी डिमांड कम करेंगे, और अगेन कहाँ तक कम हो जाएगी वो, जहां तक उसकी सप्लाई है वहां तक वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगेन AD इज इक्वल टू AS हो जाएगा और इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर पाएंगे। ठीक है बेटा, और बढ़ेगी तो अगेन देखो बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड के कंपैरेटिवली एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो बेसिकली गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। प्राइसेस कम होंगे तो जो हमारा एक बिलो पॉवर्टी लाइन ग्रुप कह लो या जो बहुत सारे लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी पावर है वो बढ़ जाएगी और उससे उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। या सिंपली कंज्यूमर का बिहेवियर चेक कर सकते हो यहाँ पे आप, क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या कहता है कि जब भी किसी भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस कम होते हैं तो ज्यादा परचेज करते हैं, ज्यादा होता है तो कम परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें भी ध्यान में रख करके हम कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को शॉर्ट रन के अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर भी कर सकते हैं उसको, नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से मान लो मैं -10 कर देती
तो ये 10 बचता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके वैल्यू एक ये बराबर आ ही जाती, वहां पे आपका ये नीचे की तरफ आ जाता, ठीक है। तो ये था आपका क्या बेटा, ड्यू टू द एडिशनल इनकम शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द शॉर्ट रन, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। एक और टॉपिक हमारा बच गया है जो कि लास्ट भी है, वो समझते हैं। वो आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि वो फैक्टर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा इनकम लेवल है, यानी कि वो फैक्टर जो कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से हमारे किस में चेंज करता है, हमारे आउटपुट में चेंज करता है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई में चेंज करता है, जो हमारी इनकम में चेंज करता है, जो हमारे जीडीपी में चेंज करता है ड्यू टू द चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। तो वो कितने टाइम से करेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए, यानी कि यहाँ पे मैंने के से डिनोट कर दिया, के का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा चेंज इन वाई ड्यू टू द चेंज इन आई। अब वाई को आपने पता है एएसबी कहा है, इसको आपने जीडीपी में नाम दिया है, और इसको आपने इनकम तो दिया ही दिया है। वाई से का मतलब क्या है, इनकम ही तो है। तो इनकी हम कह सकते हैं कि वो फैक्टर, इनकी वो कारक जो कि क्या करता है, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से, इनकी जो हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे उसकी वजह से जो हमारी किसमें चेंज कर दे, टोटल आउटपुट में चेंज कर दे, एग्रीगेट सप्लाई में चेंज कर दे, जीडीपी में चेंज कर दे, वही फैक्टर आपका क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ। इसने कहा कि हमने 15 करोड़ की एडिशनल इनकम, एडिशनल इन्वेस्टमेंट को किया। इनकी एग्जांपल में कह रहा था कि 15 करोड़ जो है वो क्या है बेटा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब वो क्या है, चेंज इन आई है। यहाँ लिख देती हूँ बेटा, क्या है वो, चेंज इन आई है, ठीक है। अब चेंज इन आई तो कितना बेटा, 15 करोड़। अब ये कहना चाहता है कि हमने 15 करोड़ से एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, तब जाके जो आउटपुट था वो कितने से बढ़ गया, वो 60 करोड़ से बढ़ गया। तो चेंज इन वाई कितना हो गया बेटा, 60 करोड़, ठीक है। तो अब जो ये इन्वेस्टमेंट है ये कितनी गुना मल्टीप्लाई हुई, कितने टाइम्स हुआ है, ठीक है, ये कितने टाइम्स हुआ है, तो इसका फॉर्मूला है चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई कितना है बेटा, 60 करोड़, और चेंज इन आई कितना है, 15 करोड़। तो 4 के आगे आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई। यानी कि ये यूं कहना चाहता है कि एक ऐसा फैक्टर है जो कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करोगे तो वो आपके प्रोडक्शन को 4 गुना कर देगा, ठीक है। इस तरीके से ये फिनोमिना वर्क करता है। अब और आगे समझते हैं इसको, ये तो आपका एक प्रैक्टिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे। तो जो आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यानी कि आप यदि क्या करते हो, 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका 4 गुना कर दो, इनकी 15 चौके 60, इनकी आपका आउटपुट कितने से बढ़ जाएगा, 4 गुना से बढ़ जाएगा। तो 15 का 4 गुना कर दो 60, तो 60 ही वहां पे हमने मान रखा है। इनकी आपने तो 15 करोड़ से इन्वेस्टमेंट की थी ज्यादा, लेकिन आपका आउटपुट कितने करोड़ से बढ़ गया, 60 करोड़ से बढ़ गया। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट के आउटपुट 4 गुना हुआ है, ठीक है। और तभी तो आपका सप्लाई बढ़ेगी ना। देखो यहाँ पे ये तो कहना चाहता है, इसीलिए तो आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट कैसे हो जाएगा, आपने इन्वेस्टमेंट तो की है 15 करोड़ से, और उसके कंपेरेटिवली आपने आउटपुट उसका 4 गुना इनकी कितना निकाला है, 60 करोड़। तो इस तरीके से आपका जो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या हो जाएगी, उतने टाइम से बढ़ जाएगी, और दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इस तरीके से हम रिस्टोर कर पाएंगे, किसको कर पाएंगे, इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो ये आपको सिंपली ये समझना कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है। मल्टीप्लायर का मतलब आप सबको पता है कि मल्टीप्लाई होना, गुणा होना, गुणक जिसको हम बोलते हैं ना, वो कितने गुना उसको या कितने टाइम उसको चेंज करता है। तो इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका आउटपुट बढ़ेगा, इसलिए नाम क्या पड़ गया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। अब इसका एक मैकेनिज्म है, बेसिकली उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो कैसे है, यानी कि ये किस तरीके से वर्क करता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ।
नरेंद्र समझ में? ना है तो बेटा नोटिस कर लेना, ठीक है। देखो बेटा एक टेबल गिवन है, यहाँ पे राउंड्स गिवन है आपको, उसने 1 से लेकर के 10 राउंड ले रखे हैं बेटा, और मैं बताऊंगी किस तरीके से रहेगा आपका। उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, या मैं कह दूं कि यहाँ पे चेंज इन आई। ठीक है बेटा, इंट्रोड्यूस यानी कि ये एनपीसी की वजह से कंजम्पशन रहेगा आपका, और ये यहाँ पे क्या रहेगी बेटा, सेविंग। ठीक है, देखो बेटा इसको ध्यान से समझना, ये कहना चाहता है कि यदि हम इन्वेस्टमेंट को पहले के कंपैरेटिवली कितने से और बढ़ा दें, इनकी 100 करोड़ कर दें, तो यानी कि ये अजम्पशन है। देखो पहले तो हमने क्या देखा था कि यदि हम 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका 4 गुना बढ़ रहा था, लेकिन ये कहना चाहता है, ये अजम्पशन में ये कहना चाहता है कि यदि हमने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है ना, तो एटलीस्ट मतलब 100 करोड़ से आउटपुट तो जनरेट होगा ही होगा, मतलब वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो ना हो एक बार के लिए, ऐसा मान के चलो आप लोग तो। लेकिन फिर आ जाएगा कि किस तरीके से 2 गुना हो जाता है। एक बार आपने कंसीडर कर लिया कि यदि आप 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप 100 करोड़ का तो आउटपुट निकालोगे ही निकालोगे, ठीक है। तो ये इसकी वजह से कितना आ जाएगा, 100 करोड़ आ जाएगा। अब आप सबको पता है कि जैसे ही आपकी इनकम यहाँ पे कंसिडर कर लेना है कि जो आपका एनपीसी है वो कितने है बेटा, 0.5 है। ये कुछ भी हो सकता है, 0.5 सीधा सीधा आप क्या कह सकते हैं, 50% है ना। तो एनपीसी का मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम, है ना। इसका मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब जो आपकी एडिशनल इनकम बढ़ी है उसका जो प्रपोर्शन है वो हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो जो एडिशनल इनकम बढ़ी है उसका 50% पोर्शन हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 50। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50, ठीक है। अब आप सबको पता है कि इनकम आइदर कंज्यूम्ड आइदर सेव्ड, है ना। या तो आपकी जो इनकम होती है उसको या तो आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, या आप क्या करते हो, उसको सेव करते हो ना बेटा, ठीक है। तो यदि आपके पास जो एडिशनल इनकम थी, जो कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट से जनरेट हुई है, उसका आपने क्या कर लिया, 50%, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली है वैल्यू 50% को, तो आपने क्या कर लिया, कंज्यूम। तो रेस्ट ऑफ द 50% क्या हो जाएगी, आपकी सेव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ 50% सेव। अब आप सबको पता है कि यदि आप 50% कंज्यूम करोगे तो कंज्यूम करने के लिए अगेन आप क्या करोगे, उसको खर्च करोगे। क्या करोगे, खर्च। कंजप्शन का मतलब आप गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करोगे, बाय करोगे, परचेज करोगे। तो वो आपके थ्रू क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब 1% का एक्सपेंडिचर, ध्यान करो, ये सारी बातें मैंने आपको इनकम वाले मेथड में बताई थी। जब आप 1% की जो एक्सपेंडिचर होता है वो दूसरे पर्सन का क्या बन जाता है, इनकम। सिंपल सी बात है। ये 50 जो आपने कंजप्शन किया, तो ये नेक्स्ट राउंड के अंदर क्या बन जाएगा बेटा, क्योंकि आपने तो ये एक्सपेंडिचर कर दिया, तो ये नेक्स्ट राउंड में किसी का क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। क्योंकि इनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो किसी की क्या बनेगी, इनकम बनेगी। तो अगेन 50 से फिर क्या हो जाएगी, इनकम जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब जो एडिशनल इनकम है अगेन वो 50% से, तो 50 का 50% कितना हो जाएगा, 25 और 25। ऐसा क्यों, क्योंकि अगेन जो एडिशनल इनकम आपकी 50 करोड़ है वो क्या करोगे, एनपीसी 5.5 इंटू 50% है, तो उसको आप क्या करोगे, 50% को तो कंज्यूम कर लोगे और रेस्ट ऑफ द 50% को क्या कर लोगे, आप सेव कर लोगे। अगेन देखो थर्ड राउंड के अंदर, ये सेकंड राउंड है, फिर थर्ड राउंड के अंदर जो आपने ये क्या किया, कंजप्शन किया, तो ये आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो ये किसी और की क्या बन गई, इनकम बन गई। तो नेक्स्ट राउंड में कितनी बन जाएगी, 25। अब इसको 50% के हिसाब से फिर से 12.5। अब ये फिर से यहाँ पे ले आओ 12.5, इसका हाफ यहाँ पे कर लो, फिर यहाँ पे जो है उसको यहाँ ले जाओ, फिर उसका हाफ
यहाँ पे जो है उसको यहाँ ले जाओ, उसका हाफ हाफ। आपको फिनोमिना समझ में आ गया ना? ठीक है, ऐसे आप इसको ऐड करोगे तो ये कितनी बन जाएगी बेटा? ये बन जाएगी आपकी 200। क्या बन जाएगी? 200। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कितने की थी? 100 करोड़ की ही की थी। एक बार क्या गया, दिस मीटिंग विल एंड इन द 10 मिनट। हो जाएगी? कट कर दूं ना इसको? ठीक है बेटा, तो ये आपको फिनोमिना समझ में आना चाहिए, राउंड्स समझ में आना चाहिए। ऐसे करते हैं 10 राउंड तक आपकी ये 100 करोड़ की थी, कितने की बन जाएगी बेटा? 200 करोड़ की बन जाएगी। क्या बन जाएगा? ये आउटपुट बन जाएगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हुआ ना, इन्वेस्टमेंट की कितनी गुना हो गई आपका आउटपुट? 2 गुना। तो ये मल्टीप्लाई हुआ ना, ठीक है, कितने से? 2 गुना से। ठीक है, तो ये आपको मैकेनिज्म समझना है कि इस तरीके से यदि हम थोड़ी से भी इनकम को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उससे हमारा आउटपुट धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, बहुत सारे गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सिर्फ आपको ये समझना है, इस चीज से क्या समझना है कि यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आउटपुट है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कम होता जाएगा। वो कम कब होगा? जब हम इन्वेस्टमेंट की जगह पे क्या करेंगे, डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनकी हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको हम विड्रॉ कर लेंगे, तो आपका आउटपुट लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज यदि आप एडिशनल इनकम एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, आपके आउटपुट को कई गुना बढ़ा देती है। सिंपल सी बात ये बेटा, आप बहुत सारे लोग तो बिजनेस फैमिली से बिलोंग भी करते होंगे, उनको समझ में भी आ गया होगा कि इनिशियली आप क्या करते हो, मान लो कोई भी 10 लाख रुपए या 15-20 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन लॉन्ग रन में इनकी थोड़े टाइम के बाद, साल 2 साल 3 4, वो तो नेचर ऑफ बिजनेस देखा जाता है कि किस तरीके का है, लेकिन वो आपकी इन्वेस्टमेंट को क्या कर देता है, कवर कर देता है और आपको वो बेनिफिट देना शुरू कर देता है। वो बस वही फिनोमिना ये यहाँ पे समझाना चाहता है कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या वी कैन से आउटपुट इन द इकोनॉमी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका जीडीपी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बस ये बताना चाहता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इससे आगे की 2 टर्म्स और हैं, वो क्या है आपकी, फॉरवर्ड एक्शन एंड द बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। सिंपल है बेटा, यदि आप इनकम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, कई गुना कर देगा, तो वो फॉरवर्ड एक्शन कहलाएगा। और यदि आप इन्वेस्टमेंट को, जैसे मैंने पहले बताया कि विड्रॉ कर लेते हो, जो डिस इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बैकवर्ड मल्टीप्लायर कहलाएगा। इनकी वो आपकी इन्वेस्टमेंट को भी, सॉरी, आपके आउटपुट को भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये कहना चाहता है। ठीक है बेटा, ये आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार बुक के थ्रू इसको रीड करके देख लेना, नहीं समझ में आए तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, और यदि आपको एक न्यूमेरिकल आएगा, जैसे एक तो मैंने बता दिया कि k इज इक्वल टू क्या रहेगा, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i। ऐसा ना दे रखा हो तो 1 अपॉन में 1 माइनस क्या कर देते हैं, एमपीसी कर देते हैं, तो भी ये मल्टीप्लाई की क्या निकल जाती है, वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अपना सकते हो, आप ये वाला भी अपना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि इस तरीके से हम जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका मैकेनिज्म इस तरीके से वर्क करता है, और हम इन्वेस्टमेंट को चेंज करके हमारे इक्विलिब्रियम लेवल को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं और उसको घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में शायद मेरे को नहीं लगता कोई टॉपिक छूटा होगा, छूटा है तो एक बार देख लो भाई, छूटा है क्या, नहीं छूटा है? हाँ, एक बस छोटा सा ये है कि जो आपका एमपीसी है उसका और जो आपका मल्टीप्लायर है उसका क्या रिलेशनशिप है, तो वो यहीं से दिख रहा है हमें कि 1 माइनस में हम क्या कर दें, 1 अपॉन में 1 माइनस क्या कर दें, हम एमपीसी कर दें। अभी यहाँ पे इसके थ्रू समझा रखा है और कह रखा है कि यदि आपका हायर एमपीसी होगा ना, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट है। जहाँ पे डायरेक्ट की बात आ जाए तो इसका मतलब यदि मल्टीप्लायर के की वैल्यू बढ़ रही है तो वो किसकी वजह से बढ़ेगी, सिर्फ एमपीसी की वजह से ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। यदि एमपीसी की वैल्यू घटेगी तो आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। डायरेक्ट का मतलब यही होता है कि बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, एक के साथ दूसरा। ठीक है, तो वो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाता है। इनवर्स में उल्टा होता है कि एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा, और डायरेक्ट में क्या होता है कि या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों क्या हो जाएंगे, घटेंगे।
तो इसका रिलेशनशिप यही है कि मल्टीप्लायर का और एमपीसी के मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, डायरेक्ट है, हायर एमपीसी हायर मल्टीप्लायर और लोअर एमपीसी लोअर मल्टीप्लायर। ठीक है, ये इस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है, इनकी फॉर्मूला आपको ये वाला लगाना है और बता रखा है कि इफ एमपीसी की वैल्यू 0.5 है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपको यही रखना है और एमपीसी की वैल्यू इसने क्या दे दी, 0.5 दे दी, तो हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन में 1 माइनस में क्या आ जाएगा 0.5। तो देखो बेटा 1 अपॉन में 1 में से 0.5 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 0.5 ही बचेगा। इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं ऊपर क्या कर दूं बेटा, 10 कर दूं, तो ये मेरे पास नीचे क्या बन जाएगा, 5 ही बच जाएगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 8। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, जैसे कि इसमें भी आई थी। जब हमने क्या लिया था बेटा, 0.5 एमपीसी लिया था तो 100 करोड़ से क्या हुआ गया था, 200 करोड़। तो देखो यहाँ पे पता है 2 गुना का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट 100 है तो 2 गुना इनकी 200, वहां पे 10 लेते तो ये 20 हो जाती, 50 लेते तो ये 100 हो जाती। 2 गुना का मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसका 2 टाइम्स होना, तो 2 टाइम्स ही हुआ था, यहाँ पे 200 हो गया था। सेम वही वाला रिलेशनशिप है यहाँ पे। ठीक है, फिर मान लो कि ये एमपीसी की वैल्यू 0.8 ले ले, कितनी ले ले बेटा, 0.8। तो यहाँ पे देख लो ये 0.8 होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 0.2 बचेगा। सिंपल सी बात है, एक में से आप 0.8 को माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0.2 बचेगा। और इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं अगेन यहाँ पे क्या कर दूंगी, एक 0 लगा दूंगी, 10 बन जाएगा, बट यहाँ पे ये 2 रह जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितनी आ गई 5। देखो पहले वाले केस में कितनी आई थी 2, तो एमपीसी कितना था 0.5 था तो कितनी आई थी 2, और जब 0.8 है तो कितनी आई है 5। तो ये हायर एमपीसी 0.5 से 8 क्या है, हायर है, तो मल्टीप्लाई 2 से 5 ये भी क्या है, हायर है। तो रिलेशनशिप कैसा हो गया, डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो जितना हाई एमपीसी है तो हायर मल्टीप्लायर है, लोअर एमपीसी है तो लोअर मल्टीप्लायर है। ठीक है बेटा, तो ये इनके बीच का रिलेशनशिप है। किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज रेज योर हैंड, नहीं समझ में आया हो तो प्लीज रेज योर हैंड, और आ गया है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। टाइम तक है हमारी क्लास, कुछ रहता है क्या भी? ठीक है बेटा, आप अपने एमसीक्यू प्रिपेयर कर लेना सारे के सारे चैप्टर्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स। हाँ बेटा बोलो, फिर से समझा दो एक बार। क्या बेटा? फिर से समझा दो, नहीं आया।